गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछली वीडियो में आंसरिक पैसेज का फेज 3 पढ़ लिया है। हमने 3 पार्ट पढ़ लिए आंसरिक पैसेज के, और आज जो रिमेनिंग पार्ट है, शेष बचा हुआ पार्ट है, उसकी बात करेंगे हम। तो आंसर के शॉर्ट टाइप के आंसर की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। अब हम आपके पास जो बचे हुए फेज है, आज आंसरिक पैसेज का चौथा फेज चलेगा आपका। तो 4 नंबर फेज की बात करेंगे। तो आंसरिक पैसेज, आंसरिक पैसेज का टॉपिक है, उसमें फेज 4 नंबर की बात करेंगे अपन। ठीक है, तो आज आपकी जो बचे हुए टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपका जो बचे हुए टॉपिक है कौन कौन से रह गए। अब आगे हम बात करेंगे, जैसे हाउ फार का रह गया। हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर, कितनी दूर। ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे डिस्टेंस की बात कर रहा है। किस चीज की बात कर रहा है? डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी की जानकारी लेगा आपसे। हाउ फार से यदि कोई भी क्वेश्चन शुरू होता है तो हमेशा आपसे दूरी की जानकारी पूछेगा। तो देखिए, इसके एग्जांपल की बात करें हम, जैसे मैं ये कहूं, हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम सीकर। तो ध्यान दे, क्वेश्चन से पता चल रहा है। देखो, हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर, आपसे दूरी पूछ रहा है। जयपुर है वो सीकर से कितनी दूर है, आगे समझे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे। तो हम बात करेंगे जयपुर, आपका सब्जेक्ट आ गया, जयपुर इज लिख दिया। हाउ के साथ फार है, नाउन वर्ड है, इसलिए इसके साथ में पहले आप यहां इसका रिलेटेड आंसर लिख दो। तो ये हो गया इज 125 किलोमीटर, 125 किलोमीटर कहां से, फ्रॉम सीकर। ये लो, फुल स्टॉप लगा दो। तो मेरे कहा यदि WH वर्ड के बाद में नाउन वर्ड आ रहा है तो उसका रिलेटेड आंसर या वर्ब के बाद लिखना है। तो यहाँ मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी एक वर्ब है। इसके बाद में 125 किलोमीटर लिखा, जो रिमेनिंग पार्ट था वो आपने नीचे उतारा, शेष भाग। आ रहा समझ में? ऐसे 2 नंबर में ले लो। मैं ये कहूं कि हाउ फार इज उदयपुर वाटी, हाउ फार इज उदयपुर वाटी फ्रॉम झुंझुनू। ये हो गया हाउ फार इज उदयपुर वाटी फ्रॉम झुंझुनू। उदयपुर वाटी झुंझुनू से कितनी दूर है। तो वापस वही बात हम बात करें, जैसे आंसर लिखेंगे हम इसका। आपका सब्जेक्ट आ गया उदयपुर वाटी, ये आपने लिखा उदयपुर वाटी इज, आपने लिखा 40 किलोमीटर। ठीक है, कहां से, फ्रॉम झुंझुनू। ये लो, ये आपने लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। ये समझ में आ रहा होगा। आप चाहो तो साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या अपने पास रजिस्टर रखिएगा आप अपने पास, साथ साथ आप मेंटेन करते रहे, लिखते रहे। जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही वो सारी अपने रजिस्टर में मेंटेन करते रहेगा। ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाउ फार से शुरू हो रहा है, इट मींस ये आपसे दूरी की बात कर रहा है। आपको डिस्टेंस बताना है वन, तो आपको केवल दूरी आपने आंसर में लिखी है दोनों में, ये आपको आंसरिक पैसेज में दूरी दी हुई मिलेगी। बाकी देखो, आपने सारा क्वेश्चन से पिक आउट किया है, क्वेश्चन से लिखा है। बाकी आपको सिर्फ टेंस संबंधी गलतियां नहीं करनी है, एरर नहीं आनी चाहिए टेंस में किसी प्रकार की। यदि आप इस टाइप से आंसर लिखोगे बोर्ड के एग्जाम में तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ये समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक, अगला जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम, ये कह रहा है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है अवधि, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम।
यानी ये आपसे अवधि पूछ रहा है, किसी काम को करने का निश्चित टाइम नहीं पूछेगा, लेकिन अवधि अवधि आप जानते हो 2 घंटे 3 घंटे सुबह से लेकर शाम तक जो काम होता है, वर्किंग होता है, या 5 साल, ये सारे पीरियड ऑफ टाइम में आते हैं, इसमें निश्चित समय नहीं होता। तो हम हाउ लॉन्ग की बात करें, इससे क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होंगे। हाउ लॉन्ग किसने कहा, हाउ लॉन्ग डू यू रीड द न्यूज़पेपर, रीड योर बुक डेली, ये कह दिया। हाउ लॉन्ग डू यू रीड योर बुक डेली, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी अवधि तक, कितने समय तक आप रोजाना अपनी पुस्तक कितनी देर तक पढ़ते हो। तो आपने लिखा यू किस में आ गया, यू आई में आ गया। देखा आपने, डू डज हट जाएगा, डू हटा दो, और फर्स्ट फ्लोर में ऐसे आ गई। आई रीड माई बुक, आपने लिखा आई रीड माई बुक फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग डेली, ये बता दिया। आई रीड माई बुक फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग डेली, आपने कहा कि मैं मेरी पुस्तकें वो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता हूं। तो हाउ लॉन्ग क्या पूछ रहा है, आपसे अवधि पूछ रहा है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक, फिक्स टाइम नहीं आएगा इसमें, सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह दिया हाउ लॉन्ग आर यू वेटिंग योर पेरेंट्स, हाउ लॉन्ग आर यू वेटिंग योर पेरेंट्स नाउ, ये कह रहे हैं हाउ लॉन्ग आर यू वेटिंग योर पेरेंट्स नाउ, ये कह रहे हैं अभी आप अपने माता पिता का कब से इंतजार कर रहे हो, समझ गए। तो ये कह रहा है यू किस में चेंज हो गया, तो हाउ लॉन्ग आर यू वेटिंग योर पेरेंट्स नाउ, आप अपने माता पिता का कब से इंतजार कर रहे हैं। तो देखो इसकी अवधि बतानी है, तो यू कहे किस में चेंज हो गया, आई के साथ एम आ गया, आई एम वेटिंग, क्या हो गया, आई एम वेटिंग माई पेरेंट्स, योर किस में कन्वर्ट हो गया, माई में, माई पेरेंट्स, ठीक है, कब से, फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग नाउ। तो ये बता दिया कि मैं मेरे माता पिता का सुबह से इंतजार कर रहा हूं, ये समझ में आ गया होगा। तो हाउ लॉन्ग वाले में क्या पूछा गया है, अवधि पूछेगा, फिक्स टाइम नहीं पूछेगा, फिक्स टाइम नहीं होगा, केवल आपको पीरियड ऑफ टाइम बताना है, ये समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट आपका पूरा हुआ। अब इसका लास्ट टॉपिक देखिए, इसका लास्ट टॉपिक में क्या रहेगा, इसके बाद आपका आंसर पैसेज का टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। हाउ ओल्ड की बात करें, जैसे हाउ ओल्ड का मतलब होता है कितनी उम्र, हाउ ओल्ड से यदि कोई भी क्वेश्चन शुरू होता है उसमें एज की जानकारी ली जाएगी, एज कितनी है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा हाउ ओल्ड से शुरू होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे मैं ये कहूं कि हाउ ओल्ड, जैसे से आपने पूछा हाउ ओल्ड आर यू, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी उम्र क्या है, तो आप आंसर लिखेंगे इसका, आप लिखोगे यू किस में चेंज हो गया, आई एम लिख दिया, आपको ओल्ड उम्र बतानी है, आई एम 20 ईयर, ये लो 25 साल बता दी, ओल्ड लिख दिया, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, मेरी उम्र 25 साल है, ऐसे आपने बताया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, हाउ ओल्ड इज योर एल्डर ब्रदर, ये कह दिया
कि आपके बड़े भाई की उम्र कितनी है, तो वापिस वही बात, उम्र बता दीजिए। एज पूछ रहा आपसे, तो देखिए योर के साथ में योर एल्डर ब्रदर, तो योर के आप लिखेंगे माई, प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, माई एल्डर ब्रदर इज, ये वर्ब आ गई, इज 40, लिखेंगे आप 40 इयर्स ओल्ड, कि मेरा बड़ा भाई है वो 40 साल का है, समझ में आ गया, 40 इयर्स ओल्ड। तो उम्र बतानी है, ये हाउ ओल्ड से शुरू होने वाला क्वेश्चन है, ये आपसे उम्र की जानकारी लेगा। इस प्रकार बच्चों ये आपका अनसीन पैसेज के शॉर्ट टाइप के 6 जो क्वेश्चन आएंगे, अभी 3 क्वेश्चन आपकी फर्स्ट टॉपिक में बाकी हैं 9 में से, वो किस टाइप से आएंगे उसकी भी अपन बात करेंगे। पहले आपके 6 क्वेश्चन में इससे अलग अलग हटकर कुछ नहीं आएगा, तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। 6 क्वेश्चन आंसर आपको इस टाइप से लिखने हैं, टेंस का ध्यान रखना है, टेंस में किसी प्रकार की करेक्शन नहीं आना चाहिए, और टेंस आपको बदलना नहीं है। प्रोनाउन का ध्यान रखिएगा, जिस WH वर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाए उससे रिलेटेड ही आप आंसर लिखोगे, तो आपकी मार्क्स जो हैं वो कट डाउन नहीं होंगे बोर्ड के एग्जाम में। आगे समझ में। अब जैसे आगे बात करें हम, अगले जो 3 क्वेश्चन आएंगे वो 3 क्वेश्चन आएंगे जो 3 नंबर के, तो वोकैबुलरी टाइप क्वेश्चन, ये कितने प्रकार के आएंगे, 3 नंबर के आएंगे, सॉरी 6 नंबर की मार्क्स के आपने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, आप 3 नंबर मार्क्स के 3 नंबर की और पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, देखो इसमें आपको कंप्लीट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपकी बोर्ड के एग्जाम में जैसे 6 नंबर कंप्लीट होने के बाद जैसे 7वां क्वेश्चन शुरू होगा, उससे पहले आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, राइट द मीनिंग ऑफ, ये लिखा हुआ मिला, राइट द मीनिंग ऑफ लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मान लो एक वर्ड दे दिया कांस्टेंट वर्ड दे दिया, नंबर 2 दे दिया रिसीव्ड, ठीक है, रिसीव्ड वर्ड दे दिया, 3 नंबर में प्रॉफिट दे दिया। तो देखो डियर, राइट द मीनिंग ऑफ का मतलब होता है आपको सिमिलर वर्ड लिखने हैं इनके, क्या करना है। अब एक विशेष ध्यान रखना, जैसे आप पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो इन तीनों मीनिंगों का आपको अर्थ आना चाहिए, ट्रांसलेशन आना चाहिए हिंदी में। तो पहली बात, हमें यदि जब तक इन तीनों का सेंस समझ में नहीं आता है तब तक हम इसको समझ नहीं पाएंगे, ये नहीं, अदरवाइज अपन गलत कर बैठेंगे। तो आप इसका अर्थ समझे, कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार। आप जैसे इसका सिमिलर वर्ड लिखेंगे तो आप लिखेंगे रेगुलर, ये लो रेगुलर लिख दिया, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि वो जो तीनों सिमिलर वर्ड है वो आपके पैसेज में भी दिए हुए होने चाहिए, अदरवाइज आप कहीं से नहीं लिख सकते, ये कंडीशन रहेगी। तो कांस्टेंट का यदि आपको पता हुआ कि रेगुलर अर्थ होता है तो सिमिलर वर्ड रेगुलर आ गया। ऐसे रिसीव्ड का मतलब प्राप्त किया, ऐसे इसकी सेकेंड फॉर्म में आप गोट लिखेंगे, ऐसे आपको सिमिलर वर्ड मिल गया, गोट का मतलब मिला या प्राप्त किया। आगे समझे, ऐसे प्रॉफिट यानी लाभ हो गया, तो आपका सिमिलर वर्ड क्या हो गया, गेन। अब आपने तो लिख दिया, लेकिन ये कंडीशन ये रहेगी कि ये पैराग्राफ में भी होने कंपलसरी है। अब देखो इसका शॉर्टकट तरीका, यदि अपन बात करें, यदि कई वर्ड मीनिंग, जिस टाइप का मीनिंग है, यदि वर्ब है तो वर्ब में आंसर लिखना है, यदि एडवर्बियल सब्जेक्ट है तो एडवर्ब वाला लिखना है, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म वाला लिखना है। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है, देखो यदि मान लीजिए ये कॉन्स्टेंटली आता तो आप क्या करते, इसको रेगुलरली करना पड़ता आपको, समझ गए। ऐसी कोई भी वर्ड मीनिंग आ गया, जैसे सेलेक्टेड है, इसका सीधा अर्थ यही है, यदि सेलेक्टेड पास्ट पार्टिसिपल वर्ब में है तो आपको भी वही वर्ड मीनिंग लेकर आओ, जिसकी सीधा तरीका ढूंढने का सटीक तरीका है, आपको ईडी लगा हुआ वर्ब लेकर आनी है आपको, ठीक है। आगे समझ में।
तो आपको भी वो मीनिंग लेके आना है। जैसे मान लो ये कह दिया, ये जैसे रिसीविंग आ गया, IVING रिसीविंग आ गया, ING लगा हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब नहीं है, जेंड कहलाता है ये, समझ गए। तो ING लगा हुआ है वर्ब में, रिसीविंग हो रहा है, तो आपको भी क्या करना है, वही मीनिंग लिखना है, गेटिंग ही लिखना पड़ेगा। ये लो आपको भी ING लगा हुआ वर्ड लिखिए आप। तो ध्यान दे डियर, कई बार क्या होता है कि ऐसे इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है, इनको समझिए आप। यदि पास्ट पार्टिसिपल एडी में तो आपको भी एडी वाला वर्ड मीनिंग लिख के लाओ, यदि ING में आ गया तो आपको भी ING लगा हुआ मीनिंग आपको सर्च आउट करके लिखना है। ये तो हुआ उसको सर्च आउट करने का मीनिंग को तरीका। बाकी आपको ये है डियर कि आपको जो पहले तो आपके लिए कंडीशन ये रहेगी कि तीनों मीनिंगों का आपको अर्थ आना चाहिए, उसके बाद आपको सिमिलर वर्ड लिखना है। सिमिलर वर्ड यदि आपको इसका सेंस समझ में आ रहा है तो सिमिलर में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे समझ में, तो हम बात करेंगे इसके साथ। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये हो गया आपका सिमिलर। अब आपकी पैसेज के आपके कुल टोटल कितने अंक हो गए हैं, 6 नंबर के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, और ये 9 हो गया। 9 नंबर का टॉपिक आपका आंसर पैसेज पहला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आगे समझ में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वही बातें मैं आपको रिपीट कर देता हूँ वापस। सबसे पहले इसको सोल्व करते समय पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे आप, मुख्य मुख्य वाक्यों को अंडरलाइन कर लें। टेंस आपको परिवर्तित नहीं करना है, टेंस वही रहेगा। और प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान रखिएगा, फर्स्ट और सेकंड को किस में चेंज करना है, सॉरी फर्स्ट प्रोनाउन को सेकंड में चेंज करना है और सेकंड को फर्स्ट में चेंज करना है। और जैसे थर्ड पर्सन है ही सी इट दे नेम, ये आपको चेंज नहीं करना है। आगे समझ में, ये आपको चेंज नहीं करना है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और एक बात मैंने आपको बताई, यदि किसी हेल्प वाक्य में डू डज है, डिड है, ये दिया हुआ है, वाक्य में नोट नहीं है, तब आपको क्या करना है, डू डज डिड को हटाना है। और जैसे आप डू डज डिड को हटाओगे तो डू हटाएंगे तो क्वेश्चन वाली जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, डज हटेगा SIS लगा देना वर्ब में, डिड हटे तो सेकंड फॉर्म कर देना। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इन चीजों का हमें रूल्स का ध्यान रखना है। और फिर आपकी ये 3 नंबर वाले वर्ड मीनिंग है, इनका आपको सटीक तरीके से अर्थ समझ करके पैराग्राफ में से सर्च आउट करना है। यहाँ अपन बात कर रहे थे पास्ट पार्टिसिपल है तो पास्ट पार्टी वाला ही सर्च आउट करें, यदि ING जरन में है तो ING वाला ही सर्च आउट करें। तो ये आपका टॉपिक पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में कल अपन बात करेंगे नोट मेकिंग और समरी कैसे बनेगी। अगला जो आंसर पैसेज आएगा उनकी बात करेंगे। ओके डियर, थैंक्स, समझ में आ गया होगा। कल हम वापस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।